जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक दफा काइंडली प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर नहीं आ रही तो काइंडली प्लीज अपने इंटरनेट को चेक कीजिए। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारी क्लास के रूल्स में 2 से 4 दिन आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप गिनवाता रहूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1 कि मेरी जो क्लास है वो तकरीबन जो भी 40-50 मिनट जो चलेगी क्लास, उस 40-50 मिनट के दरमियान आपके को जितना भी शदीद सवाल आ रहा हो, काइंडली प्लीज उसको अपने पास ही रखिएगा। ना मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब कीजिएगा, और ना ही आप हाथ खड़ा कीजिएगा। जब आपका सवाल पूरा मेरा लेक्चर हो जाए तो फिर उसके बाद सवाल कीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो भी सवाल होगा वो करंट लेक्चर से रिलेटेड होगा। पुराने लेक्चर या आगे के लेक्चरों से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, करंट लेक्चर से रिलेटेड सवाल कीजिए। हाँ, अगर आपके पास पुराने लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमारा पोर्टल आपके पास मौजूद है। उस पोर्टल के अंदर आप जितने चाहे सवाल कर लीजिए। उस पोर्टल में कैसे सवाल करना है उसका तरीका आप एडमिन से पता कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो नंबर है उस पर पता कर लीजिए, और उसका जवाब आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैं हूंगा या कोई भी टीचर होगा, उसका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ताकि ये इसलिए रखा गया है क्योंकि लोग करंट लेक्चर को तो कम प्रेफर कर रहे होते हैं और यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, जिससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो ये हमारे 10 बैच से रूल है। ठीक है, 11वें में भी यही कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जनाबे वाला, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन आंसर किए थे हमने। इंट्रोडक्शन आप लोगों से लिया था और कुछ चीजें की थी हमने। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि यूएस के अंदर टैक्स अथॉरिटीज कितनी हैं। पहले तो वो यूएस का एक छोटा ओवरव्यू दूंगा कि यूएस एज अ कंट्री किस तरीके से है। फिर उसके बाद उसकी टैक्स अथॉरिटीज बताऊंगा। ठीक है, उनके रूल्स बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, क्योंकि दिमाग के अंदर लोगों के यही है कि शायद 4 महीने काम होता है, 3 महीने काम होता है, इसके बाद काम नहीं होता। ये भी दिमाग के अंदर लोगों के सवाल आ जाता है, यार हम कब से हंटिंग शुरू करें, कब लोग हमें हायरिंग करेंगे। अरे मुझे तो इस सवाल के जवाब ही नहीं मिल पा रहा, मैं तो इतनी ईमेल्स कर रहा हूँ। तो कब हमें चाहिए कि हम कस्टमर अप्रोच करें, हंट करें, कि हमें जल्द से जल्द टाइम मिले। देखिए, ये स्ट्रैटेजी की क्लास नहीं है, लेकिन मैं क्लास के बीच बीच में छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि ये कोर्स जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा मेरी एक्सपीरियंस के ऊपर है। ठीक है, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो चलेगा। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा इंटरेस्टिंगली सुना करें। ठीक है, और सुन के आप अपना मजे से सुना करें, कोई इसमें वो नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड होता है, लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद आपको मिलता है, तो मजे से उसको एंजॉय किया करें बाद में। ठीक है, 10 दफा सुने, 15 दफा सुने, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम 1040 फॉर्म क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। फिर फाइलिंग स्टेटस क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिविजुअल फाइलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है और डेडलाइंस क्या है। हम्म, ठीक है, और ये इसके बाद जानी हम नहीं ब्रेक चाहिए। डाउन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जानी एक चाहिए मिनट तो क्या रुकिएगा करें? शायद। अगर नहीं जानी नहीं चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू, ये कौन है? एक मिनट रुकिएगा काइंडली सब म्यूट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज अपने माइक को, अगर मैं बंद करना भूल जाऊं तो आप लोग ऑन ना कीजिए, चेक किया करें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इट क्रिएट्स दैट डिस्टरबेंस। थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ ब्रेक डाउन करेंगे इनकम का, और ये सारी चीजें आपके सर से बिल्कुल गुजरेंगी। आपको शायद बस कुछ कुछ बातें याद हों, समझ में आए। ठीक है, इसके बाद सारी बातें आपके सर से गुजर जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बता दूं, इस कोर्स के अंदर ना मैं उन बंदों को बहुत प्रेफर करता हूं जो मैट्रिक के बाद आ जाते हैं। मेरे कितने बच्चे जो कि इंटर के बाद आते हैं ना, मैं उनको बड़ा प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अब
अभी ग्रोइंग फेज में हैं, या उनकी कम क्वालिफिकेशन है बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट लेवल, तो मैं उनको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम, जिनकी कम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और जो पढ़ नहीं पाए लेकिन फिर भी इस कोर्स को कर लिया। मैंने कहा ना आपको, तो ईए करने के लिए या यूएस सीपीए करने के लिए आपको, यूएस सीपीए जो, सॉरी सीपीए कह रहा हूँ, ईए करने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इंटर तो फिर भी एक बड़ी क्वालिफिकेशन होती है। आगे चलते हैं। अच्छा जी जनाब, अब हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। देखिए यूएस के अंदर जनरली माइंड में अपने पाकिस्तान को लेके आइए, ठीक है। पाकिस्तान में दो किस्म की गवर्नमेंट है, एक है फेडरल गवर्नमेंट और एक है प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। यूएस के अंदर भी दो किस्म की, जो गवर्नमेंट से मुराद दो किस्म की, वैसे तो वहां पे काउंटीज वगैरह होती हैं, और लेकिन यूएस के अंदर भी एक फेडरल होती है और स्टेट होती है। फेडरल जैसे पाकिस्तान में फेडरल है, वहां भी फेडरल, ठीक है। यहाँ भी जो ऐसे सूबाई गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, वहां पर यूएस के अंदर स्टेट्स होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान के अंदर चार सूबे हैं, वहां पर 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। वैसे कहलाती 52 स्टेट्स है, लेकिन कंसीडर तकरीबन 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो सैलरी होती है, बस सुनते रहिएगा और दिमाग के अंदर अपनी, क्योंकि जॉब वाले ज्यादा हैं, हमारी जब सैलरी डिडक्ट होती है ना, हमारी सैलरी पे से जब टैक्स डिडक्ट होता है, तो हमारा जो टैक्स होता है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चला जाता है, ठीक है, जो इसे हम एफबीआर कहते हैं। और एफबीआर जो है वो अंडर द अम्ब्रेला होती है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेकिन यूएस के अंदर क्या होता है कि यूएस के अंदर अगर आपकी सैलरी से टैक्स कटता है, तो दो टैक्स कटते हैं। एक फेडरल टैक्स कटता है, जैसे पाकिस्तान में कटता है, और दूसरा कटता है स्टेट टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस के अंदर आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, लाइक आप टेक्सास में रह रहे हैं, टेक्सास में तो टैक्स है ही नहीं, कुछ स्टेट ऐसी है जिस पर टैक्स, इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ले लेता हूं मिसाल न्यूयॉर्क की। अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और आपकी 1 लाख सैलरी है, और आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में आपकी 1 लाख सैलरी है, तो पाकिस्तान की सैलरी के ऊपर 15,000 अगर जो टैक्स कटेगा वो चला जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को, एफबीआर को। यूएस के अंदर अगर टैक्स डिडक्ट होगा तो वो दो लोगों को जाएगा। 15,000 रुपये डिडक्ट होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि वहां पे कहलाता है आईआरएस, फेडरल गवर्नमेंट। और 2-4 हजार रुपए उनके स्लैब अलग होते हैं, वो चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, जिसे कहते हैं स्टेट इनकम टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में एक दो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट, यूएस के अंदर भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। यूएस के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अंदर भी एक फेडरल गवर्नमेंट, यूएस के अंदर 50 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, 50 सूबे हम कह लें, जिसे हम स्टेट कहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर चार सूबे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर कोई आ जाएंगे माशाल्लाह, सर वहां तो काउंटीज भी होती हैं, वो भी भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। मुझे सब पता है, वहां काउंटीज होती है, लोकल गवर्नमेंट होता है, सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टॉपिक है। तो अभी आपने माइंड में आपने क्या आया कि आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक रिटर्न भरना है, मैंने किसी बंदे का अगर मैं रिटर्न भरूंगा, तो यूएस के अंदर मुझे फेडरल गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग करनी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसका मतलब है कि यूएस टैक्स प्रिपेयर की जिम्मेदारी जो है वो ये है कि वो अपनी जो भी इनकम डिक्लेयर करेगा अपने टैक्स पेयर की, उसका फेडरल का रिटर्न भी बनाएगा और स्टेट का रिटर्न भी बनाएगा। अब दिमाग में ये आएगा कि सर हम फेडरल भी पढ़ेंगे और 50 स्टेट के लॉज भी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हर स्टेट का तो लॉ अलग है। तो मैं कह दूं नहीं जनाब, आप सिर्फ फेडरल का लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं आगे जाके अभी दिखाऊंगा, इनके अंदर स्टेट लॉ जो होते हैं वो इम्बिड होते हैं, ठीक है। तो यूएस टैक्स प्रिपेयर की जिम्मेदारी ये नहीं होती, वो रिव्यूअर का काम होता है कि वो उसके अंदर अगर कोई छोटी मोटी ट्यूनिंग है तो वो करे। अदरवाइज जब आप फेडरल की इनकम डालते हैं
तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट पे चली जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ आप फेडरल का काम करेंगे, क्योंकि फेडरल का एक लॉ है। और मेरे पास अगर मैं स्टेट पढ़ाने बैठ गया तो स्टेट, हर स्टेट का एक अलग लॉ है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में अगर बात करूं मैं, तो पाकिस्तान में 4 प्रोविजनल लॉज है और 4 को की चारों अलग अलग है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब दिमाग में सवाल ये हो गया, सर पाकिस्तान में तो प्रोविंस में तो टैक्स, इनकम टैक्स होता ही नहीं है, वो तो सेल टैक्स लेते हैं। जी हाँ, यूएस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इनकम टैक्स भी लेती है और सेल टैक्स भी लेती है, और सेल टैक्स तो आपका पार्ट ही नहीं है इसका। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो भाई क्या क्या चीजें इस कोर्स का पार्ट नहीं है? अरे भाई ये कुछ पढ़ाएगा भी या मतलब ये बस ये बातें करके ही निकल जाएगा जी? जी आपका काम है यूएस टैक्स प्रिपेयरर, तो जितनी आपकी जिम्मेदारी है ना, उतना मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10 बैचेस में बच्चों ने ले लिए हैं सारी की सारी कोर्सेज में। ठीक है, और सारे के सारे माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। बहुत है, कुछ स्ट्रगलिंग में है, कुछ मिल चुका है, लेकिन सबका माइंड बन चुका है। जब आगे कोर्स जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सब चीजें समराइज होंगी। अभी बहुत केमिकल लोचा आपके माइंड में बना हुआ होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आपके माइंड में, अबे यार ये क्या मसला है, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो समराइज करता हूं। ठीक है, पाकिस्तान में 4, एक फेडरल गवर्नमेंट जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक है, यूएस के अंदर भी एक फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट के अंदर जी, पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस, यूएस के अंदर 50 प्रोविंस, जिस प्रोविंस को स्टेट कहा जाता है। यूएस के अंदर अगर आपकी इनकम कटती है तो जिस स्टेट में आप रह रहे होते हैं उस स्टेट को भी आपको टैक्स देना होता है, और फेडरल को तो देना ही देना है अपनी इनकम के ऊपर। पाकिस्तान में सिर्फ अपनी इनकम के ऊपर आपको फेडरल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होता है, इससे अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देना होता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी है ना, हमने एक इससे डायग्राम बनाई हुई है। अब ये डायग्राम क्या है जरा देखिएगा। हमने सिर्फ जो सारे टैक्सेस को दो हिस्सों में डाल दिया, एक इनकम टैक्स और एक सेल टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स वही बात है कि फेडरल भी लेता है, स्टेट भी लेता है। इनकम टैक्स फेडरल भी लेता है, स्टेट भी लेता है। ठीक है, फेडरल किन से लेता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है मैं और आप, क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन होते हैं। और बिजनेस से भी लेता है। स्टेट, स्टेट जी इंडिविजुअल से भी लेता है और बिजनेस से भी लेता है। अच्छा, क्या हम इस फेडरल गवर्नमेंट का अगर हमें टैक्स जमा करवाना है, रिटर्न फाइल करना है, तो क्या फेडरल की आईआरएस के सर्वर पे चला जाऊं और वहां पे रिटर्न बना लूं, या अगर मुझे स्टेट का रिटर्न फाइल करना है तो मैं जिस स्टेट में रहता हूं वहां की वेबसाइट पे चला जाऊं बना लूं? जनाब आपको कहीं नहीं जाना। आपने ये जो ये सॉफ्टवेयर है, प्रो कनेक्ट, ड्रैग, ये टर्बो टैक्स, ये सॉफ्टवेयर के अंदर फेडरल और स्टेट दोनों मौजूद होते हैं। आप यहां पे रिटर्न बनाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल का हो या बिजनेस का हो, इन सॉफ्टवेयर पे रिटर्न बनाया जाता है। और इन्हीं सॉफ्टवेयर पे जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो वो आईआरएस को चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या सर स्टेट का रिटर्न भी आईआरएस को जाता है? जस्ट लाइक अ कॉपी जाती है एक। ठीक है, अदरवाइज स्टेट का रिटर्न स्पेसिफिक स्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, और फेडरल का रिटर्न फेडरल में जाता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। जरा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अभी बहुत सर से गुजरेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन 3-4 दफा जब इसको मैं रियल, आपको अगली क्लास के अंदर जब मैं रियल सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आऊंगा ना, उस वक्त सारा केमिकल लॉचा खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बच्चा भी जब चलना सीखता है ना, तो बेचारे से उठा भी नहीं जाता, वो समझता है बहुत मुश्किल है चलना, लेकिन वही बच्चा भी लाते मार रहा होता है। आगे चलते हैं। तो जनाबे वाला, इंडिविजुअल के अंदर हमने ओवरव्यू लिया टैक्स अथॉरिटीज का। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लिया। ठीक है, अब हम जरा आगे चलते हैं। यूएस के अंदर जी जनाबे वाला जो टैक्स ईयर है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जुलाई से जून होता है ना, तो यूएस के अंदर बाय डिफॉल्ट जनवरी से दिसंबर है। अब कोई आ जाएगा, सर सिर्फ यही रहेगा या फिजिकल ईयर भी होता है वहां पे टैक्स ईयर? सर मैंने तो शॉर्ट टैक्स ईयर भी पढ़ा था भाई, इतना केमिकल लोचे में नहीं डालूंगा। ठीक है, बच्चे बेचारे अभी जरा ग्रो कर रहे हैं, तो जिनको पता है कि फाइनेंशियल भी होता है, कैलेंडर भी होता है, ठीक है, शॉर्ट भी होता है, वो सारे आगे जाके खुद पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा। यूएस के अंदर जनरली 99.9% बाय डिफॉल्ट
जैसे पाकिस्तान में बाय डिफॉल्ट अगर आपकी सैलरी कटती है तो जुलाई से नया टैक्स ईयर शुरू हो जाता है, ठीक है। 30 जून को नया टैक्स ईयर खत्म हो जाता है, पुराना टैक्स ईयर, और 1 जुलाई से नया टैक्स ईयर शुरू हो जाता है। यूएस के अंदर भी बाय डिफॉल्ट जनवरी से 1 दिसंबर तक का टैक्स ईयर होता है। इसका मतलब 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो चुका है 24 का टैक्स ईयर, जिसका रिटर्न भरे जाएंगे 2025 में। और अभी जो टैक्स ईयर चल रहा है वो 2025 का चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है, जिसे कहते हैं कैलेंडर टैक्स ईयर, ठीक है। बाकी 2 टैक्स ईयर भी हैं, वो नहीं पढ़ाऊंगा ना बताऊंगा। अभी जितना बता रहा हूं उतना याद रखो, सिंपली दी बेस्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब सर एक बात बताइए, आपने कहा ठीक है अगर किसी का 31 दिसंबर 2024 को टैक्स ईयर खत्म हो गया, ठीक है, तो रिफाइलिंग कब करेगा, और स्टेट की कब करेगा, और फेडरल की कब करेगा? तो मैं अभी, मेरे बच्चे, अभी आपको बता दूं, बहुत आगे चल रहे हो। स्टेट को तो अभी आप अपने दिमाग से बिल्कुल शार्ट कर दो, स्टेट को भूल जाओ। अभी सिर्फ फेडरल याद रखो। क्यों? 99% स्टेट जो होती हैं उन्होंने अपने आप को, मतलब 100% स्टेट ने अपने आप को लिंक किया होता है फेडरल की टैक्स फाइलिंग से। ओके, तो अभी स्टेट को तो रख दो, क्योंकि वो 50 स्टेट हैं और 50 स्टेट की अलग डेडलाइन है। तो अभी सिर्फ फेडरल को माइंड में रखो। मैंने क्या बोला कि फेडरल का रिटर्न बनाओगे तो स्टेट का रिटर्न खुद ब खुद ही बनेगा। तो अगर फेडरल की डेडलाइन पूरी कर लोगे तो स्टेट की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो अब सवाल ये रहा कि सर जनवरी 24 अभी जैसे हमारा गुजरा है 31 दिसंबर 2024, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2024 गुजर गया। अब 1 जनवरी से अब आपको टैक्स फाइलिंग ड्यू हो गई। जिन लोगों की 31 दिसंबर 2024 तक क्या था, कोई कंपनी थी, या वो बंदा यूएस सिटीजन था, यूएस रेजिडेंट था, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब होगा क्या, आईआरएस ने अभी तक फाइलिंग शुरू की नहीं है। क्यों? आईआरएस का ये जो ये ना ये चीज, ये एक दरवाजा है, जैसे होगा ना अली बाबा 40 चोर का दरवाजा होता है, ठीक है ना। तो वो खुल जा सिम सिम से खुलता था, ठीक है। तो आईआरएस भी क्या करता है, आईआरएस हर साल 29, पिछले साल शायद फरवरी में चला गया था, इस साल जो डेडलाइन आई है कि मैं 29 जनवरी से आपके रिटर्न्स एक्सेप्ट करना शुरू करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्यू तो आप 1 जनवरी से हो गए हैं, लेकिन आईआरएस एक्सेप्ट करना शुरू करेगा 29 जनवरी से। अब सर ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं आपको? क्या आपने कहीं मतलब कोई अपडेट वगैरह करवाई हुई? कोई अपडेट नहीं है। आईआरएस की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके पब्लिकेशंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। किसी सीपीए की किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप कर लेंगे तो इसके बाद आपको अपडेट चाहिए होगी, जो कि आईआरएस माशाल्लाह डेली बेस के ऊपर 6 से 7 ईमेलें करता है। तो आईआरएस की वेबसाइट पर जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फुरकान की कोई जरूरत नहीं होगी अपडेट लेने के लिए, नई अपडेट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बताता रहूंगा, नोट करते रहिएगा। तो जनाबे वाला कहाँ तक पहुंचे यार, एक तो साला पानी पीना पड़ जाता है। आगे चलते हैं। तो 29 जनवरी को जनाबे वाला वो अपना दरवाजा खोलेंगे और रिटर्न फाइलिंग शुरू हो जाएगी। अब रिटर्न फाइलिंग के अंदर इंडिविजुअल्स की जो फाइलिंग है वो 15 अप्रैल तक करनी है, सी कॉरपोरेशन की भी 15 अप्रैल तक करनी है, एस कॉरपोरेशन की 15 मार्च, और पार्टनरशिप की भी 15 मार्च। तो ये तो उनकी नॉर्मल डेडलाइन है कि 29 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने बोला आप 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल के बाद तो काम खत्म हो जाएगा ना, मतलब एस कॉप का, पार्टनरशिप का। तो जनाबे वाला इन डेट्स पर है ना, सिर्फ 30% रिटर्न फाइल होते हैं, 30 to 40%। क्यों? क्योंकि बात जब भी मेरे दिमाग में क्योंकि आता है ना, वो पता नहीं, वो ड्रामे बचपन से सुने हैं, तो क्योंकि सास भी कभी आता है माजरत के साथ भाई। तो जब भी मैं क्योंकि बोल के रुका करूं तो वो दिमाग में आ जाता है। क्योंकि भैया यूएस के अंदर पाकिस्तान की तरह फेडरल मिनिस्टर डेडलाइन वाले दिन नहीं आते कि वह हमने 1 महीना बढ़ा दिया है। यूएस के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम है
कि अगर आप 15 अप्रैल को रिटर्न ना फाइल कर सको या 15 मार्च को रिटर्न फाइल ना कर सको तो टेंशन नॉट, ठीक है, टेंशन नॉट, हमें फॉर्म 4868 या 7004, ठीक है, वो भर दीजिए और दे दीजिए। आपको कोई झूठा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरा कंसल्टेंट बीमार हो गया है, मेरे पेट में दर्द हो गया है, मुझे मोशन हो गए हैं वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और अप्लाई कर देना है, आपको ऑटोमेटिकली 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक्सटेंशन टू फाइल, नॉट एक्सटेंशन टू पे। आगे जाके समझाऊंगा, इस वर्ड को याद रखिएगा। एक्सटेंशन टू फाइल मिलेगी, एक्सटेंशन टू पे नहीं मिलेगी। अब आ जाएंगे मेरे पास हाथ खड़ा करके कि सर ये एक्सटेंशन टू पे क्या है, कह रहा हूं ना, आगे जाके समझाऊं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हायरिंग कब शुरू होती है। जनाबे वाला, हायरिंग जो शुरू होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है। क्यों? क्योंकि जो लोग जनवरी से हम लोग काम करने लगते हैं तो हम लोग अप्रैल तक तो खज्जल खुआरी में लगे हुए होते हैं। अप्रैल के बाद हमें 15-20 दिन मिलते हैं, थोड़ा हम रिलैक्स करते हैं और फिर हम काम में लग जाते हैं। अक्टूबर तक हम लोगों के सर उठाने की हिम्मत नहीं होती, ना हम ईमेल्स पढ़ते हैं अननेसेसरी, ना कुछ, क्योंकि सीआरएम लगे हुए होते हैं, हम सीआरएम से ईमेल्स आ रही होती हैं, हम अपनी पर्सनल कुछ भी नहीं देख रहे होते। नवंबर दिसंबर में जाके हायरिंग शुरू हो जाती है, हायरिंग और फायरिंग। जैसे मेरा क्लाइंट बेंच, बेंच अकाउंटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह 30% रेवेन्यू था मेरा। और उसने हमारे से काम लिया अक्टूबर में, नवंबर में काम लिया और दिसंबर में भी काम लिया उसने। ठीक है, क्योंकि हमारा काम कभी रुकता नहीं है, क्योंकि लोग यूएस के अंदर भी हाजी सनाउल्लाह नहीं है, सारे के सारे लेट भी फाइल करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। तो आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि काम पूरे साल, बिल्कुल फर्म्स के पास पूरे साल काम होता है। और इस कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या नहीं सिखाना, इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग, बिजनेस टैक्स फाइलिंग, एलएलसी फॉर्मेशन, आईटीआईएन, बुक कीपिंग, रगड़म शगड़म, इतना काम है यार। सिर्फ और सिर्फ इसमें से बिजनेस आइडिया पिक करते रहो, ठीक है। काम करने वाले मार्केट में बहुत मिल जाएंगे। बिजनेस तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम बोल बच्चन करने वाले बहुत अच्छे आदमी होने चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें क्या पता कि मुझे रिटर्न फाइल करना आता है नहीं आता? तुम्हें क्या पता मेरे को क्या आता है? तुम्हें क्या पता है कि मुझसे अच्छा रिटर्न मेरा बच्चा फाइल कर रहा हो, जो जिसको मैंने ट्रेन किया है, मुझसे अच्छा रिव्यू जिसको मैंने ट्रेन किया वो कर रहा हूँ। बट यू मस्ट बी अ गुड बोल बच्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जनाबे वाला ये सारी चीजें, आगे आ जाइए। अच्छा जी, अब चलते हैं हम हमारे 1040 फॉर्म की तरफ। तो जब भी आपके दिमाग में 1040 आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फॉर्म। जैसे पाकिस्तान के अंदर टैक्स फाइलिंग के फॉर्म 114 होता है, यूएस के अंदर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है मैं और आप, ठीक है। तो इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग, अब कुछ आ जाएगा सर वो इंडिविजुअल में वो स्केड्यूल सी के अंदर कंपनी भी तो होती है। अबे भाई मुझे पता है यार, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने दो, ठीक है। ये जो डिस्क्लेमर आप लोगों को देता हूं ना, तो ये डिस्क्लेमर उनके लिए होता है जिनको कुछ आता है और वो फिर सवाल विचारों का भी रुक जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले 1040 फॉर्म सिस्टम पे बनता है, ठीक है। अभी जब आपको सिखाऊंगा ना, आप बोलोगे अरे सर इतना हल्का, इतना आसान। तो दिस इज द ऑल अबाउट, ठीक है जी। तो पानी पी लूं इसलिए खामोश हुआ हूं, एक सेकंड दीजिएगा। अल्लाह आपको सेहत दे और मुझे बर्दाश्त करने की तौफीक दे। आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है? ये बताइएगा मुसलमानों। ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। अकबर अली, अताउल्लाह, सैफुल्लाह, समन शाह, जीशान, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस कर दो यार, बस कर दो, क्या इनबॉक्स भरोगे? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी मेरे भाइयों मुसलमानों, अब भाई अगर रुक रुक के आ रही है तो भैया भी अपना नेट सही करवाओ। ये है हमारे सैयद मारूफ अली भाईजान, अपना है ना नेट सही करवाइए, क्योंकि इतने सारे लोगों का मैसेज मेरे पास है क्रिस्टल क्लियर का, क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है। तो मारूफ साहब अपना नेट या अपनी डिवाइस सही करवाइए, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो ये दिखता कैसा है, जरा मैं आपको मैनुअली दिखाऊं कि ये दिखता कैसा है। अच्छा, सब चीजें भाई आयरिस की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। आयरिस की वेबसाइट बहुत खूबसूरत, आपने यहाँ लिखा 1040 आयरिस, ठीक है।
अब ये 2024 का इसने दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। अब जरा इसको मैं जरा भरता हूँ और चीजें बताता हूँ, ना नोट करना। इसको भरने की कोई जरूरत नहीं होती है, खुद होता है, अगर भरना चाहो तो भर लो। 01/01 2024 से 12/31/2024। यूएस के अंदर डेट का फॉर्मेट जो होता है उसमें मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है। यूएस में डेट फॉर्मेट में मंथ पहले आता है और डेट बाद में आती है। सबसे पहले फर्स्ट नेम मोहम्मद फुरकान। ठीक है भैया, मोहम्मद फुरकान, कोशिश कीजिए कैपिटल वर्ड में लिखिए, ठीक है। इसके बाद होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे पाकिस्तान के अंदर शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, सीएनआईसी होता है, उसी तरीके से यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, ठीक है। तो ये शुरू होता है 8 से, ये मतलब 1 से लेकर 8 तक की सीरीज के अंदर शुरू होता है। 9 से जो शुरू होते हैं वो कुछ और नंबर। तो मैं ये 9 9 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर। कितने डिजिट्स होते हैं? 9, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर आपकी जोजाए मोहतरमा, ठीक है ना, आपके बच्चों की अम्मी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ नाम नहीं लिया जाता ना भाई, तो इसीलिए। तो आपकी अगर जोजाए मोहतरमा, अच्छा वहां पे जोजाए मोहतरमा है ना, मर्द भी हो सकता है भाई, इस चीज को जरा माइंड में रखिएगा। तो इसीलिए वहां यूएस के अंदर जोजाए मोहतरमा नहीं कहा जाता, स्पाउस कहा जाता है, ठीक है। तो बास रिटर्न आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें दोनों लौंडे होंगे, दोनों भाई होंगे, दोनों होंगे। तो ये जरा यूएस के पर्सपेक्टिव से सिखा रहा हूं, तो बिल्कुल भी प्लीज वो ना समझिएगा, मुझे बहुत सी बातें आपको थोड़ी खुले में बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यूएस के अंदर दोनों मेल भी हो सकते हैं स्पाउस, और दोनों फीमेल भी, ठीक है। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह मुसलमान कल्चर है, तो मुन्ने की अब्बाई लिख दूंगा मैं। तो भाई यहाँ पे नाम लिखा जाता है, लेकिन मैंने अभी मजाक में लिख रहा हूँ, ठीक है। मुन्ने की अम्मा, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आपको अगर किसी का रिटर्न भरना होता है, तो अगर आपको हस्बैंड का रिटर्न भरना है तो अलग उसके शनाख्ती कार्ड पे पोर्टल बनाना पड़ता है, और अगर वाइफ का रिटर्न भरना है तो अलग रिटर्न बनाना पड़ता है। यूएस के अंदर ऐसा नहीं है, ऑप्शन मौजूद है। अलग अलग भी भर सकती है मुन्ने की अम्मा आपसे, अगर वो बोले कि अगर किसी की मुन्ने की अम्मा कहती है हमारा साथ ही जानू सिर्फ और सिर्फ 1 साल 2 साल का है, क्योंकि ज्यादा रहता नहीं है ना, तो वो फिर अलग भरती हैं। और जो मुन्ने की अम्मा कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी, तो वो साथ भर लेती है, वरना वो अलग भरती है, आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ अलग नहीं है, साथ है। तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कहलाएगा ये। अगर हस्बैंड वाइफ या स्पाउस एक साथ रिटर्न भर रहे हैं उसे कहते हैं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। और अगर वो शादीशुदा होने के बाद अलग अलग रिटर्न भरते हैं उसे कहते हैं मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। ओके, आगे चलते। अब इनका भी आप सोशल सिक्योरिटी नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब नाम, नाम में सबसे पहले वही हाउस होता है, ठीक है ना। कैसे डालूं यार, चलो ओके। कौन सा एड्रेस याद आ रहा है मुझे? वायोमिंग का मुझे, हाँ, 30 गोल्ड स्ट्रीट, एस स्ट्रीट, STER। अब यहाँ पे आप डालेंगे स्टेट, शेरिडन उसकी स्टेट है, और वायोमिंग, WY उसका कोड है, ये यूएस। और जिप कोड आपको जरूर डालना है, ठीक है। तो मैं अभी डाल रहा हूँ 800 82001, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आगे चलिए, सिस्टम सब कुछ करेगा। ये सिस्टम में जो जो चीजें डालने वाली वो है। अब जरा आ जाता है फाइलिंग स्टेटस। ये फाइलिंग स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको बहुत, मतलब इतना समझ लीजिए, आसानी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइलिंग स्टेटस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है रिटर्न के अंदर, बिकॉज, क्योंकि क्योंकि इस फाइलिंग स्टेटस की बेस पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। मतलब मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में हम कहते हैं सैलरीड पर्सन को 6 लाख तक की एग्जेम्पशन है। अगर 6 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो वो टैक्स देगा, ठीक है। तो ये जो 6 लाख है ना, 6 लाख, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन यूएस के अंदर ये जो 6 लाख की डिडक्शन होती है ना, ये जो अगर लोगों के सर से अगर गुजर रहा है, तो वो लोग, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपकी तनख्वाह कितनी है? 7 लाख। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है भाई 6 लाख तक की इनकम
के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं 7 लाख में से 6 लाख माइनस कर लिए, बचा 1 लाख, तो उस पर जो रेट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? अबे भाई आगे जाके समझाऊंगा, टेंशन नहीं। तो अब यहाँ पे यूएस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है ना, वो डिसाइड होती है कि आपका स्टेटस क्या है। क्या आप सिंगल रिटर्न फाइल कर रहे हैं? सिंगल का मतलब होता है ना उस बंदे की 31 दिसंबर, अच्छा स्टेटस देखा जाता है 31 दिसंबर को क्या है। अगर 31 दिसंबर तक वो बंदा सिंगल है, सिंगल का मतलब ये हुआ कि, ऐसे मिसाल ले लेता हूं, सिंगल का मतलब ये हुआ कि सलीम साहब, चलो मैं आज जरा थोड़ा जरा स्टैंडर्ड बना देता हूँ। सलीम साहब गए अपनी जोजा मोहतरमा जो कि यूएस सिटीजन हैं, जेनिफर के साथ, रात को 11 बजे निकल रहे 31 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को सलीम साहब और जेनिफर गाड़ी के अंदर जा रहे हैं कि जानू मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, और जेनिफर भी कहती है कि तुम ही मेरी जान हो। 11:15 बजे, 11:30 बजे क्लब में पहुंचे। सलीम साहब को पसंद आ गई कोई और, जेनिफर को पसंद आ गया कोई और। अच्छा, दोनों के कोई बच्चे नहीं है, दोनों का कोई डिपेंडेंट नहीं, मतलब वो दोनों ही हैं। और वो किसी को खिलाते पिलाते नहीं है, मतलब उनका ना माँ बाप को वो पालते हैं, ना उनके किसी को पालते हैं। ठीक है, ये बात याद में रखिएगा। तो क्या हुआ, 31 दिसंबर को एज्यूम कीजिए कि दोनों की डिग्री भी हो गई, मतलब दोनों की डाइवोर्स हो गई। और गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पर, इतनी जल्दी हुआ कि गवर्नमेंट से, मैं मिसाल दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इतनी जल्दी होता नहीं है, कि रात को 11:45 पे दोनों की डाइवोर्स हो गई और गवर्नमेंट से भी इशू हो गया सर्टिफिकेट। अब ये बताइए कि अब क्या होगा। अब 12 बजे, 31 दिसंबर को 12 बजे स्टेटस देखा जाएगा कि अब क्या है। तो अगर इनके पास शादीशुदा नहीं है, ठीक है, और कोई बच्चा है वो भी नहीं है, अकेले हैं दोनों, अब दोनों अलहदा हो गए। अच्छा, उनसे जिनके साथ थे उनसे अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ प्यार मोहब्बत। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये कहलाएंगे सिंगल। ये सिचुएशन से आपको बात बताएंगे। अब हुआ ये, अब ये होगा सिंगल, तो रिटर्न फाइल करेंगे सिंगल का। जब भी आप सिंगल क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने सिंगल की दी हुई है, मैं जरा दिखाता हूं। गवर्नमेंट ने जैसे ही सिंगल क्लिक किया, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा, सुनो जरा, ये लीजिए। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 14,600 से अगर ऊपर इनकम कमाएंगे, $14,600 एनुअल, जैसे पाकिस्तान में क्या कहा था कि 6 लाख से ऊपर इनकम कमाओगे तो टैक्स मिलेगा, टैक्स देना होगा। यहां पर अगर आप सिंगल हैं तो 14,600 से ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तो टैक्स देना है, वरना आपको रिटर्न भी फाइल नहीं करना। ओके, पाकिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में अलग सीन है ना, एनटीएन बना हुआ है, तो करो। यूएस में ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन से ऊपर इनकम है तो ये। अब सवाल कुछ आ जाएंगे, सर और भी तो क्राइटेरिया, हाँ भाई है यार, पता है, अभी तो यहाँ रखने दे, दूसरी क्लास से आ जाओगे सर, और भी क्राइटेरिया मुझे पता है। 400 वाला भी क्राइटेरिया है, 1200 वाला, 25 वाला भी है, वो छोड़ दो, अभी आप सिर्फ यही रखो यार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इन्हीं दोनों की मिसाल ले लेते हैं। इन दोनों में क्या हुआ कि इन दोनों ने 12 बजे तो एक दूसरे से अलैदगी कर ली, ठीक है ना, जेनिफर ने और सलीम साहब ने। अब क्या हुआ, इन दोनों ने, दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक है, उन्होंने बोला, अपनी वाली को कहा कि हम कल मिलेंगे, उन्होंने अपने वाले को कहा आप कल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये अभी ये सिंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके घर के ऊपर, इनके घर में या तो बच्चे मौजूद हैं, मतलब मिसाल के तौर पे सलीम साहब का बेटा है, या जेनिफर की बच्चियां हैं, या सलीम साहब के माँ बाप है, जिन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ाओ क्या कंडीशंस होती हैं। तो पहले क्या था, पहली सिचुएशन में क्या थे कि सलीम साहब ये गए रात को 11 बजे, मैरिड थे, रात को 31 दिसंबर की रात 11 बजे, दोनों हाथों में हाथ, गाड़ी में, जानू ओके ओके। ठीक है, जैसे ही 11:30 बजे उन्हें कोई और पसंद आया, इन्हें कोई और पसंद आया। ठीक है, दोनों पसंद आने में 11:45 पर अलैदगी हुई, गवर्नमेंट ने डिग्री भी इशू कर दी। अब इनके घर पे कुछ नहीं था पहली सिचुएशन में, तो ये दोनों सिंगल का रिटर्न फाइल करेंगे 2024 का। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि यार इनके तो घर पे इनका किसी की, सलीम साहब की बेटी है, ठीक है ना, या किसी का माँ बाप है, ठीक है, या उसका कोई ऐसा दोस्त है जिसे वो पूरे साल पाल रहा है,
उसका खाना पीना रहना, कंडीशन आगे जाके समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये रखो कि मेरा दोस्त है जिसका खाना पीना रहना मैं करता हूँ, या मेरे घर पे सलीम साहब के घर पे उनके माँ बाप है जिसका खाना पीना रहना वो करता है, या जेनिफर के पास उसकी दोस्त है जिसका खाना पीना रहना वो करती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब जो स्टेटस होगा वो स्टेटस होगा हेड ऑफ हाउस होल्ड। अब जैसे ही हेड ऑफ हाउस होल्ड क्लिक करेंगे जनाबे वाला, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो आपका होगा ये, वो होगी ये। जैसे ही आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में आए 21,900, इसका मतलब ये हुआ कि 21,900 आपकी इनकम है, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, वरना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। ओके, आगे से प्लानिंग के टाइम पे ये सिखाऊंगा समझाऊंगा कि अगर वो कौन सी सिचुएशन है कि आपकी भले स्टैंडर्ड डिडक्शन ना हो, कि जैसे से कम इनकम हो, फिर भी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 4-5 हज़ार डॉलर का फायदा होगा, वो प्लानिंग में समझाऊंगा। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में क्या है जनाब, मैंने बता दिया अगर दोनों मिलके कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर की रात को 11 बजे सलीम साहब और जेनिफर दोनों निकले 11 बजे, और 11 बजे इवन कि अब उनका जो अलैदगी हुई है रात को 12:05 पे हुई, तो अब 12 बजे ये दोनों मैरिड थे। अब ये दोनों या तो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करेंगे या मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे। अब ये ना तो सिंगल कर सकते हैं और ना ये हेड ऑफ हाउस होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 31 दिसंबर को 12 बजे एक स्टेटस में थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हुआ ये कि अब जैसी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगी, ठीक है, तो दोनों का रिटर्न सेम फाइल होगा। जब रिटर्न सेम फाइल होगा तो इन दोनों को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 29,200। इसका मतलब 29,200 दोनों की इनकम हो या एक की इनकम हो, दोनों की इनकम हो या एक की इनकम हो। अब दिमाग थोड़ा सा जरा यहाँ आ जाइए। यूएस के अंदर पहली सिचुएशन में हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ क्या है, हाउस वाइफ है। इस सिचुएशन में भी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे, भले एक बंदा कमा रहा है दोनों नहीं कमा रहे, कमाने की शर्त इसमें नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एक बंदा कमाए या दोनों कमाए या दोनों ही ना कमाए, एक कमाए या वाइफ काम करे हस्बैंड काम ना करे, या हस्बैंड काम करे वाइफ काम ना करे, या दोनों ही काम करे या दोनों ही काम ना करे, जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो आपके स्टेटस पे मिलती है। ठीक है, आगे चलते अब हुआ ये कि अब यहाँ पे है क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। हुआ ये, अच्छा मैंने लेडीज इसलिए दिखाया है कि यार बुरा ना मानिएगा मोहतरमा मेरी बहनें, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर है ना जेंट्स जल्दी निकल जाते हैं। मेरे खानदान में तो ऐसा है, मैं मेमन हूँ, तो मेरे खानदान में ना जेंट्स पहले निकल जाते हैं और लेडीज रहती हैं। हमारी नानी भी रही, हमारी दादी भी रही, ठीक है ना, अभी मेरी मुमानिया दोनों मौजूद हैं माशाल्लाह, लेकिन बाकी जो जेंट्स साहब हैं वो सब निकल गए। तो मैंने इसलिए लगा, और गूगल पे भी यही तस्वीर मिली है, तो प्लीज नाराज ना होइएगा मेरी बहनें। ठीक है, हुआ ये कि रात को 11 बजे सलीम साहब और जेनिफर निकले हाथों में हाथ डाल के। ठीक है, हुआ ये कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया और सलीम साहब टपक गए। अब सलीम साहब चले गए तो ऑब्वियसली बात है अब उनका टैक्स रिटर्न तो फाइल करना है। अगर जेनिफर अकेली होती, अगर जेनिफर अकेली होती तो 2024 का रिटर्न तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करती। अभी वो विडो नहीं बनी, क्यों? क्योंकि 2024 में वो मरे जरूर है बेचारे, लेकिन थे तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना, तो जिस साल मरते हैं उस साल का रिटर्न क्वालिफाइंग विडो नहीं होता, उस साल का रिटर्न मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली होता है। ठीक है, लेकिन जो अगले 2 साल हैं वो देखा जाएगा कि अगर इन मोहतरमा के पास कोई बच्चा है, चाइल्ड नॉट डिपेंडेंट। अब एक और चीज थोड़ी टिपिकल कर रहा हूं, डिपेंडेंट कैन बी एनीबॉडी like your father, your mother, your sister, your cousin, वगैरह वगैरह, but child is which is your blood, your और your wife blood। ठीक है, तो अगर वो बच्चा है तो अगले 2 साल तक वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग विडो का स्टेटस इंजॉय करेंगी, अगर वो शादी ना करें। अगर वो शादी कर लेती है, मिसाल के तौर पे ये जेनिफर है, जेनिफर के हस्बैंड डेथ कर गए, उस साल तो उनको 29,200 की डिडक्शन मिल गई। ठीक है, पता ही चला कि जेनिफर ने अगले साल, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, तो अब जेनिफर अगर शादी कर लेंगी 2025 में तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली अगेन किसी के साथ कर लेंगी। लेकिन अगर अगर वो सिंगल हैं और उनके पास कोई बच्चा है तो वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग विडो में चली गई। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं है
ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं है, कोई कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड में चली जाएंगी। और अगर वो सिंगल रह गई, कोई बच्चा नहीं है, सिंगल रह गई, तो सिंगल में चली जाएंगी। केमिकल लोचा बनेगा। ठीक है, 4 से 5 दफा सोचिएगा, खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाय अल्लाह, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, चलो सवालात लेता हूँ तुम लोग से यार, थोड़ा सा मैं भी सुकून करूं। तो जनाबे वाला, आप सबको मैं जबान दे रहा हूँ, हाथ खड़ा कीजिए, सवाल कीजिएगा। ओए होए। जी अकबर अली साहब। अकबर अली साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है अब आपको? जी मुझे आपकी आ रही है। अच्छा जी सर, ये आपने बताया है कि ये जो टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल। तो मैं ये सोच रहा था कि जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा तब तक तो सीजन है या जो वर्किंग का काम है वो तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल, पहले क्यों नहीं सोचा? ओ सर जी, पता ही नहीं था। मैं तो पता अभी नहीं ये था। सोच रहा था, मैं लेक्चर तो सुन रहा हूँ, साथ में शौक में हूँ कि ये क्या बनेगा अब हमारा। अब आप आ जाएं कि क्या बनेगा। अगर मैं 2024 से पहले शुरू कर देता तो आयरिस के पोर्टल में ये फॉर्म ही नहीं था, तो लोग कहते अरे 2023 पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जनाब आला, ये जनवरी फरवरी में होगा। मैंने आपको बताया कि ये सीजन चलता है अक्टूबर तक। तो आप इसमें स्टार्ट कर दीजिएगा अपनी पिचिंग करना, आपको काम मिल जाएगा। चलें, ठीक हो गया सर। और पिचिंग का जो तरीका है, वारदात है, वो भी काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो तो टाइम पे बिल्कुल कर देंगे, थोड़ा जरा दूसरी अभी देखो, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं ना। अभी क्लास ले, एक बात बताइए, आपने किया हुआ क्या है अकबर साहब? सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और अमेजोन कर रहा था पहले। ठीक है, तो फिर अमेजोन पे जो ग्रेजुएशन की, तो पहले दिन ही डिग्री मिल गई, या नहीं पहले दिन सर। से सोच लिया मुझे फर्म पे जाना है? अब इस नहीं कोर्स को तो सर। पूरा करो भाई, आगे जाके सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक हो गया सर, ठीक बहुत है जी, शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब सवाल कीजिएगा। जावेद इकबाल साहब सवाल कीजिएगा प्लीज। जी अली रजा साहब, आप सवाल कर लीजिए प्लीज। सर, जो सर्वाइविंग स्पाउस का आपने बताया था वो सर्वाइविंग स्पाउस तो क्लियर हो गया, लेकिन जो बिल्कुल लास्ट में आपने बताया था कि जो आपने लाइक सेपरेशन की है कि वो सिंगल हो जाएगा, ये सर्वाइविंग स्पाउस में रहेगा या वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में चला आपकी जाएगा, ये आवाज आप बहुत कट रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है जनाब। इंटरनेट तो मेरा ठीक चल रहा है, पता नहीं क्यों कट रही है। मैं ये आप कह रहा हूँ सबको कि कटी हुई आ रही है या सिर्फ मुझे आ रही है? चले दोबारा बोलें, आप चले दोबारा बोलें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो आपने लास्ट पे बिल्कुल सर्वाइविंग स्पाउस के हवाले से बताया है। हम्म। हाँ ठीक है, उसमें जो आपने लास्ट पे जो सेग्रीगेशन की है ना सबकी, कि अगर इस लाइक या तो वो सिंगल में चला जाएगा या मैरिड में चला जाएगा, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली में चला जाएगा, या वो सर्वाइविंग स्पाउस में चला जाएगा, वो काइंडली रिपीट कर दो थोड़ा। अच्छा, देखें, जेनिफर मैडम या भाई सलीम साहब ले लेता हूँ, सलीम साहब की स्पाउस डेथ कर गई, ठीक है ना। अब हुआ ये कि जिस साल डेथ किया 2024 में, तो 2024 के अंदर सलीम साहब जो हैं वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे। अब जो जिसकी स्पाउस डेथ करता है उसके पास अगले 2 साल का बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि टैक्स डिडक्शन ज्यादा मिलती है। तो अगर ये सलीम साहब घर पे गए और फ्यूनरल वगैरह हो गया, तो 2025 का रिटर्न तो इन्होंने भर लिया मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, जो पुरानी स्पाउस थी जिनकी डेथ हो गई 31 दिसंबर 2024 को। 31 दिसंबर 2000, अब ये घर गए तो इनके पास 2 बच्चे थे, चाइल्ड थे। तो अब ये 2025 का रिटर्न जो है वो भी ये भरेंगे, और सर्वाइविंग स्पाउस, और 2026 का रिटर्न भी ये भरेंगे सर्वाइविंग स्पाउस। लेकिन वो घर पे गए, और घर पे जाने के बाद उनके पास कोई बच्चे नहीं थे 2025 में, लेकिन उनके माँ बाप की वो टेक केयर कर रहे थे। तो 2024 का रिटर्न जो कि 25 में भरेंगे, वो तो वो भरेंगे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, लेकिन 25 का रिटर्न जो 26 में भरेंगे
वो पढ़ेंगे हेड ऑफ हाउस होल्ड। अगर उन्होंने शादी नहीं की, अगर उन्होंने शादी कर ली 31 दिसंबर तक 2025 में, तो वो फिर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली नई स्पाउस के साथ करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने 31 दिसंबर तक शादी नहीं की और उनके पास डिपेंडेंट मौजूद थे, तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड करेंगे। लेकिन पता ये चला कि और अगला चाल 25 कर लिया और 26 से भी अगर उनके वालिदैन है तो भी वो यही करेंगे। लेकिन पता ये चला कि सलीम साहब घर पे गए और घर पे जाने के बाद उनके पास ना माँ कोई डिपेंडेंट था, ना चाइल्ड था, और पूरे साल उन्होंने शादी भी नहीं की। तो 2024 का जो 25 में रिटर्न फाइल करेंगे वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे। लेकिन जो 26 में 25 का रिटर्न फाइल होगा वो सिंगल फाइल होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी नहीं था, सिंगल थे वो। ठीक है जी। जी थैंक यू, थैंक यू। माय प्लेजर जी। हाफिज मोहसिन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वज़ाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर आपने 10 जी सर आपने 1040 का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया है। अभी तो तो कुछ मैं भी ये नहीं किया। चीज़ सोच रहा था कि इज़ इट पॉसिबल, मतलब बिल्कुल अभी जो स्टार्टिंग में आप ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप कोई स्टैचू वगैरह जो इसका आयरस का जो भी है वो रेफर कर दें, ताकि प्रोविजनिंग की पर्सपेक्टिव से हम भी उसे साथ के साथ देखते जाएं कि लॉ की क्या होता है स्पेसिफिकेशन स्टेचू? क्या है, क्योंकि लेटर ऑन जब फाइनलाइजेशन स्टेज, मतलब जो इसका रेलिवेंट लॉ है, जिस तरह हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, वहां इनका पे भी कोई एक लॉ नहीं पर्टिकुलर कोई होता। इनकम टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ होएगा। कोई भी नहीं है, वहां पे पब्लिकेशंस है। वहां पे कोई लॉ नहीं है, वहां पे पब्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, ठीक है। आप जाइए, जाके आईरिस की वेबसाइट पे जाइए, 1040 की ओके। पब्लिकेशंस जाके देख लीजिए। और दूसरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हर फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे लॉ होता है ना, तो हर फॉर्म का इस फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगी। तो जी आप उसकी जाके इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस ही लॉ है। परफेक्ट सर, बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ठीक है। मैंने तभी आपको बताया था कि पब्लिकेशंस, वहां पे कोई लॉ नहीं है। वहां पे पब्लिकेशंस और इंस्ट्रक्शंस, पब्लिकेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं। जी जी जावेद ठीक है इकबाल सर, साहब थैंक यू। फरमाइएगा। जी सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, वजह। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि 31 दिसंबर पे हम स्टेटस चेक करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर 31 दिसंबर के ऊपर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइंटली रह रहे हैं, मैरिड हैं, और उनके बच्चे भी हैं, तो चूंकि हमने टैक्स क्रेडिट देखना है और जो उनका मिनिमम इनकम क्राइटेरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैरिज ज्वाइंटली करेंगे तो 29,600 रुपये का मिलेगा उनको, और अगर हाउस होल्ड करेंगे तो $21,000 का मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो दोनों रह रहे हैं साथ और उनके बच्चे भी हैं, तो उस केस में वो मैरिज ज्वाइंटली करेंगे या हाउस होल्ड वाला करेंगे? मैंने आपको क्या कहा? आपने आपने पहले समझा मैंने क्या कहा? किसके ऊपर मिलता है ये? अगर तो वो मैंने क्या दोनों हैं कहा? और बच्चे स्टेटस नहीं किस हैं। पे मिलता है? एक मिनट, एक मिनट। स्टेटस किस पे मिलता है? आप 31 दिसंबर के ऊपर देखेंगे। मैंने कहीं बताया कि और बच्चे हों तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे, बच्चे ना हो तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली नहीं करेंगे? इस तस्वीर में मैंने कहीं बताया है? नहीं, आपने बताया था कि दोनों अगर इकट्ठे रह रहे हो, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर उनके बच्चे हों तो, क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए ना दोनों का क्रेडिट में डिफरेंस है, अमाउंट में डिफरेंस है, देखिए इस सर, वजह से आपने है क्वेश्चन ना, पूछा है। नहीं नहीं, सवाल बच्चों का इससे कोई रिलेट नहीं है। अच्छा। जी, आगे बस। अब आप क्रेडिट के ऊपर जो जा रहे नहीं हैं ना, नहीं। शायद आपने, एक मिनट, जी जी। आपने कोर्स तो पहले से नहीं लिया हुआ। नहीं नहीं सर, नहीं पहले नहीं लिया हुआ। तो जो आप सवाल कर रहे हैं क्रेडिट की बात कर अभी रहे हैं, मैं तो अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन तक आया हूँ। सर सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम पाकिस्तान में क्रेडिट बोलते हैं ना, इस वजह से अच्छा 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 अच्छा, स्टैंडर्ड मैं डिडक्शन की इसलिए बात थोड़ा, जो आप इसलिए कर रहे थोड़ा, थे। हाँ ओके जी। सर। मैं आपसे नहीं अर्ज कर रहा हूँ नहीं कि नहीं बच्चों नहीं का नहीं। होना, जी जी, बच्चों का होना ना होना आपके स्टेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता। मैरिड फाइलिंग और मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, ठीक है। मैंने आपको सर्वाइविंग स्पाउस पे जी जी बताया कि चाइल्ड का होना जरूरी है। ठीक है, तो जहां मैं जो बताऊं वही होगा। ठीक है। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाय। तो यानी थैंक ये है यू, कि अगर और वो बताइए। जी। एक कंफ्यूजन सर जी जी, है बोले माइंड आप, में, बोले अगर आप, आप बोले आप, बोले।
आप बोले। जी जी सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि अगर मैरिज ज्वाइंटली होगा तो वो उसको ही करेंगे। तो आपने जैसे ये भी बता दिया कि बच्चों का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। तो सर जैसे हम्म स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपने बात की 29,600 और 21,000, तो क्या ये हम्म। टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होता है कि वो इन दोनों में से जो चूज करना चाहे? बिल्कुल, अगर क्योंकि मैरिड दोनों, फाइलिंग सेपरेटली करना है सेपरेटली कर ले या ज्वाइंटली कर ले। नहीं, मेरा क्वेश्चन इन दोनों में से है। जो मैरिड ज्वाइंटली में आपको मिल रहा है 29,600 जो अभी आपने स्लाइड में बताया, आप ये और कह रहे हाउस होल्ड हैं, की, हाँ समझ गया। आप, मैं बोला ना, आप बहुत हाँ ज्यादा जी, आगे निकल रहे हैं। अब आपने 100% कोर्स सर लिया है, अब आप बहुत आगे निकल रहे हैं। आई गिव यू द गारंटी। नहीं नहीं सर, आपकी, नहीं सर नहीं, आई मैंने गिव यू द आपकी गारंटी। स्लाइड देखी। मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं आप अब आगे निकल रहे हैं, मैं समझा देता हूँ। आप ये कहना चाह सर, रहे हैं, अब मैं बता रहा हूँ। कोई इशू नहीं, मैं आपको जवाब। आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा है, वो अगर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करना चाहे तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में चला जाए। ठीक है ना, मिसाल के तो अगर सेपरेटली में जाएगा तो 14,000 मिलेगा, लेकिन अगर उसके पास बच्चे हैं तो वो, क्या वो बच्चों की बेस के ऊपर हेड ऑफ हाउस होल्ड में चला जाए? एक एक बंदा हेड ऑफ हाउस होल्ड में चला जाए, 21,000 ले ले, और दूसरा बंदा 14,000 ले ले। राइट, सही कह रहे हैं जावेद जी सर, साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। यही कह रहे सर सर हैं। सर ऐसे ही है। जी जी जी, जी सर, नहीं हाँ। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप मैरिड हो गए ना, जब आप मैरिड हो गए तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। जब आप मैरिड होते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, आइदर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर इन दोनों में अलैदगी हो जाती है तो फिर ये मैरिड फाइलिंग सेपरेटली और ज्वाइंटली खत्म हो जाएगा। अब वो हेड ऑफ हाउस होल्ड में जाना चाहे, हेड ऑफ हाउस होल्ड में चले जाएंगे, ठीक है, अगर उनके पास बच्चे हैं या डिपेंडेंट है। अदरवाइज वो सिंगल में चले जाएंगे। बिलाल साहब, काइंडली प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके सर, थैंक यू। माय थैंक प्लेजर, यू। लव यू। जी जिशान साहब, बुरा बात कीजिए। जिशान साहब, क्या मैं सवाल आप कर सकते हैं प्लीज? जिशान साहेब, नहीं है जिशान साहब शायद। अच्छा जी, हमारे नदीमुल्ला साहब, हाथ खड़ा करना नहीं आता नदीम भाई को, कोई बात नहीं। नदीम भाई प्लीज सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे दो सलाम क्वेश्चन थे। वालेकुम। एक तो चले वो अभी आपने जवाब दे दिया, वो ये था कि भाई अगर मैरिड है तो वो सेपरेटली कर सकते कि नहीं, तो वो तो बिल्कुल आपने सही। दे दिया जवाब। एक है मेरा कि आईआरएस जो ये अनाउंस करता है डेट, रिटर्न की डेट जो अनाउंस करता है कि भाई हम्म नाउ आई एम स्टार्टिंग टू सेट, ये हर हम्म। साल करता है या फिर जी, हर साल महीने में? हर साल करता है। खुलने की भी डेट अनाउंस करता है, बंद करने की भी करता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन था एक, मेरा। बिल्कुल क्वेश्चन। खुलने की ये बताएगा क्यों, क्योंकि वो अभी 29 जनवरी है ना, तो कभी कह देगा कि 16 जनवरी। ये अपने जो अपना पूरा प्रोसेस का जो नए इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो बैकएंड के ऊपर पूरा प्रोसेस चलाते हैं, फिर इसके बाद अलाउ करते हैं। तो वो हर साल 29 जनवरी, कभी 20 जनवरी, कभी 16 जनवरी, कभी फरवरी, तो ये करते हैं। लेकिन बाकी जो डेट्स हैं, 15 अप्रैल और 15 मार्च, और इसकी 6 महीने की एक्सटेंशन, वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा थैंक यू जी, सर। अनम्यूट हमारे भाई कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं कि ये अनम्यूट नहीं हो रहा? हाँ, हमारे भाई कौन थे? जिशान भाई, जान भाई हो तो रहा है अनम्यूट, मैंने तो सबको किया हुआ, सब कर रहे हैं अपने आप को। जिशान साहब, हेलो। माशाल्लाह आप आईफोन से ले रहे हैं, फिर भी आवाज नहीं आ रही, हैरत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम वासलाम। जी सर, सॉरी सर, वो माइक का इशू था। जी जी तो जी जी। मेरा सवाल ये था सर, वो जो हस्बैंड एंड वाइफ में से अगर किसी की डेथ हो जाती है, हम्म। तो ये ज़रूरी है कि मैरिड फाइलिंग जॉइंटली ही हो, या वो डाइड हस्बैंड अगर जैसे है या स्पाउस है तो उसके हाँ, सेपरेटली भी कर सकते हैं? नहीं, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रहेगी, लॉ के अच्छा अंदर यही लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि अब थैंक वो बंदा तो मर गया। अब उसका रिटर्न अगर फाइल करना है या उसकी इनकम डिक्लेयर करनी है तो कोई उसके बिहाफ पे ही करेगा ना। यू। जी जी सर, बस बस तो ये ये कि है। जो सर्वाइविंग है वो उसके बिहाफ पे सेपरेट सेपरेट कर जी सकते जी हैं या जी, नहीं वो कर? उसके बिहाफ पे करेगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। जी शेख आदिल साहब। जी शेख साहब। जावेद भाई का क्वेश्चन बहुत प्यारा था, आई लव द क्वेश्चन। जावेद साहब, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई लाइक यू। जी शेख आदिल साहब।
चले जी, बाद में कर लीजिएगा, अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा जी, भाईजान ये हाथ यहाँ नहीं खड़े करें, यहाँ कर लो भाई, आप यहाँ पे हाथ खड़े कर लें जी। सैयद मारूफ साहब जी, फरमाइए मारूफ साहब। मारूफ साहब जैसे इन्होंने हाथ खड़े किए ना, मैं बार बार मैसेज नहीं देख पाऊंगा, काइंडली प्लीज सैयद मारूफ साहब हाथ खड़े कीजिएगा, वो सवाल कीजिएगा। बिलाल साहब शायद आपने भी सवाल करना है। आदिल साहब ने सवाल कर लिया। आदिल साहब मैं तो कह करता हूँ, आप तो सब अलाउ हैं यार, किसने कहा ये आप, भाई सब अलाउ हैं। जी जी सर, सर अभी एक्सेस नहीं हो रहा था क्योंकि वो एरर दे रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर नॉट अलाउड टू फॉर अरे अनम्यूट। हमने तो सबको अलाउ किया यार, सब कर रहे हैं, आप भी करें, हुक्म। जी जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन से जो है ये इनकम स्लैब है बेसिकली, या ये मतलब लाइक क्रेडिट बेनिफिट है? इनकम स्लैब आप कह लीजिए इसको, आपका इनकम इनकम का स्लैब है, स्लैब कह लीजिए। मतलब जी ओवर द ईयर जितना भी अर्निंग होगी इंडिविजुअल हाँ, की, बिल्कुल बिल्कुल वो इस बिल्कुल। थ्रेशोल्ड से अगर ऊपर जाएगी तो ही उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, अदरवाइज अगर बिलो है, बिलो द पार है, तो उसको जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। होस्ट यार, होस्ट तो मैं ही हूँ भाई, मारूफ साहब, होस्ट तो मैं ही हूँ। आप कंप्लेन पे आ गए हैं, 1 मिनट भाई, मैंने कब अलाउ नहीं किया, मैं तो सबको, गरीबों को अलाउ किया हुआ, भाइयों को मेरे, इंक्लूडिंग मी। जी मारूफ साहब आइए, मैंने तो फिर दोबारा चेक किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम। अ, जी मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया था कि इसमें एक्सटेंशन, अगर जैसे कोई अपने टाइमलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो एक्सटेंशन फाइल करेगा और वो ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाएगी, तो इसका जो वे आउट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगी या मतलब यानी कि किस तरह फाइल होगी ये? ये एक्सटेंशन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है जनाब, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली। सॉफ्टवेयर होता है, वो करते हैं। अच्छा। और दूसरा, जिस तरह क्योंकि जिस तरह यहाँ पर है इनकम के स्लैब रेट्स होते हैं ना, तो इसी तरह वहां पर कोई स्लैब रेट नहीं है, बस मतलब लाइक यानी कि एक अगर जैसे सिंगल है तो उसको 14,600 की जी बिल्कुल, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन की बेस मिलेगी। के ऊपर। जी हाँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, उसके बाद कोई फर्दर यानी कि जैसे इनकम अराइज होती है, उसकी बढ़ती है, तो कोई यानी कि स्लैब रेट नहीं है अब जिस तरह आप पाकिस्तान अगले के अंदर सेगमेंट होता पे है। चले गए ना, वो तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा। इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो सवाल कीजिए, आपने शायद पहली क्लास नहीं ली, ना तो मुझसे आगे भागिए ना तो वक्त से आगे भागिए, अभी तो वो मैंने चैनल। पढ़ाया ही नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच, बस यही सवाल था। है। ठीक है, थैंक यू। भाई वहां भी मैं बता देता हूँ, वहां भी इंक्रीमेंटल स्लैब होते हैं, वहां भी इंक्रीमेंटल स्लैब होते हैं, जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ तक इतनी होगी इनकम तो इतना टैक्स यहाँ से आता है, तो वो पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा। ठीक है जी हमजा साहब। हमजा साहेब फरमाइए। चलें जी, अब मैं रखता हूँ, सारे सवाल हो गए हैं, अब हम चलते हैं हमारे। अब ये क्या मुसीबत है, ये नॉट एबल सभी कह रहे हैं यार, करिएगा जरा आप। जी अब हो गया म्यूट फुकन साहब। अरे साला, यह तो हमने ही किया हुआ था, यहाँ से भूल गए थे हम, आप सब बिल्कुल ठीक थे भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सारे के सारे ठीक थे, हम ही खराब थे। आगे सर तो आवाज। जी सर, बस एक सवाल ये है कि क्वालिफाइंग जो सर्वाइविंग स्पाउस आपने बताया था ना, उसके हम्म। अंदर क्लासिफाई होने के लिए आपके पास डिपेंडेंट भी होना चाहिए, ये भी शर्त है उसके अंदर? सिर्फ बच्चा, चाइल्ड चाइल्ड होना चाहिए। चाइल्ड होना चाहिए, अच्छा ओके। हाँ, ठीक है, और अगर चाइल्ड है तो ठीक है, वरना तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में चले जाएंगे। ठीक है जी, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, नो टेंशन, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अच्छा है ये पहली क्लास में बेस बन जाती है ना, फिर आगे जब डिटेल पढ़ाता हूँ तो मजे से आपको समझ आता है। ठीक है, मेरी किसी बात का है ना बिल्कुल भी दिल पे ना लगाइएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही होता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ, सारे मेरे लिए यहाँ पे जितने भी है ना सब रिस्पेक्टेबल हैं। ठीक है, मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल है, तो मुझसे सारे से सारे बड़े होंगे ना, तो मेरी उम्र 25 ईयर्स है, तो आप सब तो मुझसे बड़े होंगे ना यार ये, तो आप लोग अपने छोटे है ना, छोटे को माफ कर दिया कीजिएगा वैसे ही, क्योंकि हम तो अपने आप को कहते ही छोटे। खैर बोल बच्चन बंद करते हैं, क्लास आगे बढ़ाते
अच्छा जी आगे चलता हूँ जी। हाँ 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 हाँ। तो ये हो गया जनाब, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा जरा और नीचे आता हूँ। ये 1040 जो है ना, 1040 एक समरी है, इसके पीछे बहुत से फॉर्म होते हैं, ठीक है। आपको ऐसे किसी में डालना नहीं होता, ठीक है। अगर आपका बेटा है, मिसाल के तौर पे आपका कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डालेंगे बच्चे को। मिसाल के तौर पे मेरे बेटे हैं मोहम्मद अहमद, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाएगा उसका, ठीक है। रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, अभी आपको इसको समझने की जरूरत नहीं। मोहम्मद हारिस, ठीक है। ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इन साहब की एक सैलरी है $1,00,000, ठीक है। 1 लाख, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि इसमें से आप स्टैंडर्ड सबसे पहले, ठीक है, कोई और इनकम मैं एज्यूम कर रहा हूँ इनकी कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है। तो ये आ गए AGI जी, ठीक है। टोटल इनकम इनकी हो गई 1 लाख, ठीक है। अभी कुछ समझने की जरूरत है, सिर्फ सिस्टम देखिए। इसके बाद कोई आपकी, अभी मैं बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट नहीं है तो जो टोटल इनकम है उसे ही कहेंगे हम एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, AGI। अब आ जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कह रही है कि अगर इसका क्या भाई, मैं तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हूं, क्यों? क्योंकि मैं मुन्ने की अम्मा। अब बच्चों बच्चे हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास स्पाउस है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट में। तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हूँ, यहाँ पर मैं डिडक्शन लूंगा। कितनी है जी, देखते हैं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली को। ये सब सिस्टम खुद करता है भाई, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है। यूएस का रिटर्न इतना साफ सुथरा इतना था, मैंने आपको क्या कहा था कि टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ, ठीक है। तो ये लॉ के लिए, तो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंट 29,200, 29,200, ठीक है। ये हो गया इसका एडजस्टमेंट। अब ये क्या है, टैक्सेबल इनकम। आपको पता है टैक्सेबल इनकम क्या होती है, कि वो इनकम जिस पे टैक्स देना है, वो इनकम जिस पे टैक्स देना है, वो इनकम जिस पे टैक्स देना है। तो मुझे भाई 1 लाख में से 29,200 गए, कितने बचे? मेरी 19 खराब है यार। कितने होंगे भैया? 70,000, 70 तो वो हो जाएगा 71,000, 70,800, 70,800, ठीक है भाई। ओके, आगे चलते हैं। अब इस इनकम के ऊपर मुझे देना है टैक्स। अब ये आ गया फेडरल टैक्स। देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्म है ना 1040, ये फॉर्म फेडरल का है। जो ये कैलकुलेशन सिस्टम में डाल रहे होगे, ऑटोमेटिकली पीछे स्टेट के रिटर्न बन रहा होगा। तो इसीलिए हम स्टेट का काम नहीं करते, स्टेट सिस्टम ने खुद पीछे CPA लगा के वो लॉ इम्बिट किए हुए होते हैं और टैग किया होता है आपको फेडरल से। तो ये अब आप काम करें तो इसको आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ 10% है, तो 7,800 आपका टैक्स है, ठीक है। अब आप मिसाल है, ये कुछ भी नहीं है, सबको मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ दीजिए। अब ये है ये यूएस के अंदर क्या होता है, मैं आपको टैक्स क्रेडिट डिटेल में पढ़ाऊंगा। यूएस के अंदर टैक्स क्रेडिट क्या होता है? टैक्स क्रेडिट मिलता है आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर। यूएस में बहुत टैक्स क्रेडिट्स है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अगर आपके पास एक बच्चा है, एक बच्चा है, बेटा है, चाइल्ड है, तो उसके ऊपर $2,000 का टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास दो बेटे हैं, ठीक है, जिनका खाना पीना रहना मैं करता हूं। अभी मैं डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा। अगर बच्चे हैं 2,000 मिलेगा, अगर डिपेंडेंट है, अगर बच्चों के अलावा कोई और है, माँ बाप बहन भाई वगैरह वगैरह, तो सबके आपको 500 के हिसाब से मिलेंगे। और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इट रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, नॉट द टैक्सेबल इनकम। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ने क्या किया? स्टैंडर्ड डिडक्शन ने आपकी इनकम को कम किया। टैक्स क्रेडिट जो होता है वो आपकी टैक्स पेबल को कम करेगा। तो $4,000 आप यहाँ पे डिडक्शन ले लेंगे, तो 3,800 आपने देने हैं। अब एज्यूम कीजिए आपकी सैलरी के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर $10,000 कट गए थे, जो कि आपकी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो अब आपका जो टोटल टैक्स जो रिफंडेबल बनेगा, आपने जो टोटल पेमेंट की है वो की है, अबे क्या अनशन सवाल, 200 और 6,200, सॉरी टोटल पेमेंट से ये 10,000 माजरत, और ओवर पेड आपने किया है 6,200। अब पाकिस्तान में क्या होता है जी? पाकिस्तान में होता क्या है कि रिफंड लेने के लिए आपको
परसेंटेज डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यूएस के अंदर ऐसा नहीं है, आपने ये 6200 दिखाया, ठीक है, यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर डाला, सिस्टम में वो सारे आपको बताऊंगा, और ऑटोमेटिकली आपके 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर आपके अकाउंट में ये $6200, अगर आपने अकाउंट नंबर दिया तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, अदरवाइज जो ये आपने एड्रेस दिया है, इस एड्रेस के ऊपर आपके पास रिफंड का चेक आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर जी वो कोई स्क्रूटनी नहीं करते? वो बोलते हैं बिल्कुल स्क्रूटनी करते हैं, जब उनको शक होता है तो वो जो स्क्रूटनी करते हैं ना, वो घर भी नीलाम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने 2 नंबर तरीके से लिया था ना रिफंड, तो ये ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट। और अगर पेमेंट होगी तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट जाएगी, जो आपने अकाउंट दिया है वो नीचे आएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी इसकी एक इलस्ट्रेशन, इसके पीछे इसके पीछे अच्छे खासे फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म सारी समरी आगे कर रहे होते हैं, तो सब आप पढ़ेंगे, डोंट वरी, परेशान ना होइए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे किसको रिटर्न फाइल करना चाहिए, ठीक है। तो जिसको रिटर्न फाइल, मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर जिसकी है, जैसे अभी तक मैं बताता आ रहा हूं, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल की बेस के ऊपर क्या होगा जी, आपको 14,600, ठीक है। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की बेस पे 29,200, और हेड ऑफ हाउस होल्ड की बेस पे 21,900। अगर आप इससे ऊपर हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कब फाइल करना है? इसको, इस डेट को फाइल करना है, ठीक है ना, 4th ऑफ एवरी मंथ। और एक्सटेंशन अगर होगी तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसका तरीका ये रहा। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, मैंने शुरू में कहा था कि जो 6 महीने की एक्सटेंशन मिलती है, वो एक्सटेंशन मिलती है एक्सटेंशन टू फाइल, मतलब 6 महीने में रिटर्न फाइल कर लें, नॉट एक्सटेंशन टू पे। मतलब टैक्स अगर आपका बनता है, जैसे ये 6,200 था, इस पर तो टैक्स बन ही नहीं रहा, लेकिन अगर ये 6,200 की लायबिलिटी होती और आज आप अगर 15 अक्टूबर को फाइल कर रहे होते मजे से, तो सॉरी टू से, जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते तो एक्सटेंशन टू पे की तो फाइल की तो पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन एक्सटेंशन टू पे की पेनल्टी लगती। क्यों? वो कहते हैं जनाबे वाला, हमें तकरीबन 90%, जैसे पाकिस्तान में है 90%, या पिछले साल का 110% से ज्यादा, 110% पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी का या करंट टैक्स लायबिलिटी का 90% तक आपको आपको 15 जनवरी तक पे करना है, या या जिस टाइम पे 15 अक्टूबर है, अगर 15 अप्रैल है या 15 मार्च जो डेडलाइन है, उस वक्त तक आपको अपना टैक्स पे करना है। अब सवाल पैदा ये होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा तो रिटर्न फाइल ही फाइनलाइज ही नहीं हुआ, तो मैं किस तरीके से पे करूंगा? तो जनाब ये आपका मसला है। आईआरएस कहता है कि जनाब आप एस्टिमेटेड टैक्स, जिसे हम पाकिस्तान में एडवांस टैक्स कहते हैं 147 का, यूएस के अंदर वो एस्टिमेटेड टैक्स होता है, वो भी आपको इसी कोर्स के अंदर सिखाऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। जैसी ये सारी चीजें आपको बाखुदा काम नहीं आएंगी, ऐसे काम नहीं आएंगी, क्योंकि आप बन रहे हैं यूएस टैक्स प्रिपेयरर, ठीक है। और यूएस सीपीए आपसे ऐसे कोई काम नहीं करवाता, लेकिन आपसे वो इंटरव्यू में ये सारे सवाल पूछता है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। दैट्स वाई मैं इतना अपने बच्चों को पढ़ा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का जब भी इंटरव्यू होता है वो कुछ नहीं होता। इवन के मेरे पढ़ाए हुए ही दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको जितने भी मिलेंगे, अभी उनसे पूछ लीजिएगा, जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे मेरे ही पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जो कि मेरा कोर्स लेकर बेचारे बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये है, अल्लाह भला करे आपका, अल्लाह भला करे आपका। सर जो हम सीख रहे हैं वो रिटर्न नोट्स हैं क्या? नहीं जनाब, कुछ रिटर्न नोट नहीं है, सब कुछ यही है। और भाई ये पीपीटी है ना, आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लें। आज से आपको ये जो भी मैं पढ़ाया करूंगा, ये सारी पीपीटी आपको मिल जाया करेगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, सवाल, भाई यार आपको मना किया था सवाल करने का, आप लोग फिर शुरू हो गए मैसेज पे। जब तक मैं बोलूं ना, तब तक प्लीज नो क्वेश्चन नो आंसर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। सवाल का मौका आप लोगों को देता तो हूं मैं, इसके बावजूद आप मैसेज कर रहे हैं मुझे, आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा जी, ये आपका फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी आपको जो ये सिखाया है, ठीक है, कि ये कैसे होता है, ये सारी चीजें, ये जो फॉर्मूला है, ये जो पूरा ये जो सारा काम हुआ है नीचे, ये इस फॉर्मूले के तहत हुआ है, ठीक है। इसको कल डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में क्या, ये एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। पीएचडी नहीं करवाने बैठा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीजों के ब्रीफ यू दूंगा,
ठीक है। आज तक की, यहां तक की आपको पीपीटी कल मिल जाएगी, ठीक है, आज ही मिल जाएगी, आज या कल सुबह तक आपको मिल जाएगी, और हर डेली बेस के ऊपर उसमें जो पीपीटी आएगी, नए लेक्चर उसमें ऐड होंगे। सबसे पहले ग्रॉस इनकम होती है। ग्रॉस इनकम क्या होती है आगे बताऊंगा। उसके बाद एडजस्टमेंट माइनस होती है तो एजीआई आता है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर आइटमाइज डिडक्शन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना सिखाया है, आइटमाइज नहीं सिखाया। तो ये आइटमाइज क्या होता है अगली क्लास से बताऊंगा। इसके बाद क्यूबीआई। क्यूबीआई क्या होता है, क्यूबीआई भी अगली क्लास में समझाऊंगा। टैक्सेबल इनकम आ जाती है, फिर इसमें जो जो टैक्सेस आपने दिए होते हैं, क्रेडिट वगैरह होते हैं, वो माइनस होते हैं, टैक्स ड्यू और रिफंड आ जाता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगा। जिस जिसको सवाल है काइंडली प्लीज हाथ खड़ा कर लीजिए और मुझसे सवाल कर लीजिए। थैंक यू। जी हाथ खड़ा कर लीजिए अगर किसी के पास कोई सवाल हो। जी अली एक बार साफ फरमाइए। जी सर जी, मेरा ये सवाल था आपसे कि शादी हुई है किसी की 31 दिसंबर से पहले पहले, तो अब शादी डिवोर्स हो गई है, उसी दिन ही शादी हो गई है, तो अब उसका भी बच्चा है और जिसके साथ उसने शादी की है उसका भी बच्चा है, तो उसका भी 2-2 हजार मिलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। आप ये बताइए 31 दिसंबर को दोनों रिटर्न, दोनों का स्टेटस क्या था? सर उन्होंने 31 को शादी कर ली थी। शादी कर ली है दोनों, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है। जी जी ठीक है, दोनों के बच्चे हैं, दोनों के उसमें आए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है आगे सर। चलेंगे। क्रेडिट का सवाल है, क्रेडिट के टाइम पे आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे आपने सवाल पूछ लिया, अच्छी बात। जी थैंक यू। समन शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली पेनल्टी का पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये एक्सटेंशन टू फाइल है जो हमें 6 मंथ्स की मिलती है। अगर हमारे हम्म, पास टैक्स लाइबिलिटी है तो वो हमें विद इन ड्यू डेट उसको पे करनी है, और अगर नहीं जी पे करे तो वो पेनल्टी किस तरह इम्पोज होगी और किस अमाउंट के पेनल्टी ऊपर क्या होगी? इम्पोज होगी? नहीं, अमाउंट कैलकुलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स। वो पूरी एक कैलकुलेशन है, आईरिस की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, वो परसेंटेजेस लगाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जनरली होता है वो पर डे के हिसाब से होता है और आपकी इनकम के हिसाब से होता है। जनरल कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ। जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो देखा जाता है, उसकी परसेंटेज देखी जाती है और नंबर ऑफ डेज देखे जाते हैं। दोनों को मिलाकर जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो दोनों को मिला के फिर उसकी कैलकुलेशन बनती है, और वो आईरिस की वेबसाइट पे अगर आप पब्लिकेशन में जाएंगी तो कैलकुलेशन की पूरी वर्किंग मौजूद है। ठीक है, मींस विद इन ड्यू डेट हमने अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, बेशक हम एक्सटेंशन अवेल करें और हम बाद में फाइल हाँ करें विद इन 6 मंथ्स। बिल्कुल, आपने आपने पहले अपनी लायबिलिटी कंप्लीट कर दी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेटेड टैक्स ठीक है। कहता है अगर आपने अपनी मिसाल के तौर पे 90% या पिछले साल का 110%, इन दोनों में से आपने जो मीट कर लिया, ठीक है, तो अब आप अपना एक्सटेंशन फाइल कीजिए और अक्टूबर में जाके अपनी जो रिमेनिंग पेमेंट करिए, क्योंकि आपने यार्ड स्टिक पे कर दिया 90% या 110% ऑफ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका। ठीक है, थैंक यू। माय प्लेजर। कुछ और है किसी का सवाल? चले जी, थैंक यू सो मच। अपना जी मारूफ साहब यहाँ आप सीख लीजिए, ये मैसेज में प्लीज हाथ ना खड़ा कीजिए, यहाँ हाथ खड़ा करना सीख लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। आपको मैं आज अलाउ कर रहा हूँ, काइंडली प्लीज मैसेज में इधर इधर हाथ जैसे सब खड़ा कर रहे हैं वैसे खड़ा करना सीख लीजिए। जी मारूफ साहब सवाल कीजिएगा। जी सॉरी सर, मैंने यहाँ पर यानी कि मैसेज के ऊपर करा है। आई कोई अपोलोजाइज। बात नहीं, कोई बात नहीं, कल मैंने कहा ना, कल आराम से कीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, बेसिकली मेरा सवाल ये है कि क्योंकि एक्सटेंशन फाइल करने का पर्पज़ ही यही है कि मैं मेरे पास यानी कि मुझे डिटरमाइन नहीं हो रहा है, मेरी चीज़ें फाइनलाइज नहीं है जब भी मैं एक्सटेंशन की तरफ यानी कि रिक्वेस्ट फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लायबिलिटी कैसे एसेस करूंगा, एस्टिमेट कैसे करूंगा? इट डिपेंड्स ऑन लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न कि उसके ऊपर जी अभी जिस कहा तरह। ना, जी लास्ट ईयर की 110% या करंट ईयर की 90%। अच्छा, करंट ईयर की मतलब यानी कि इसमें से जो विच एवर इज हायर या लोअर? हायर, हायर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। इसे कहते हैं सेफ सेफ हार्बर रूल, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी है ना, लेकिन वहां पे थोड़ा सेफ हार्बर रूल को है ना थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आयरिस एक तरफ आकर उसने कहा कि यार, एक वक्त पे आके उसने कह दिया भाईजान कोविड के साल को ना देखिएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बेस बना लूं कोविड वाले साल को, तो उन्होंने वहां कहा था कि भाई यहाँ पे लॉ थोड़ा बहुत उन्होंने मसला हुआ था, क्योंकि कोविड में सबके रेवेन्यूज नीचे थे और दूसरे साल सबके शूट कर गए, तो लोगों ने क्या किया, पिछले साल का 110%
दे दिया, जिससे फिर आयरिस ने उनको पेनल्टी दी कि दिस इज अ सेपरेट सिचुएशन। ओके, तो वो आप फिर वो अलग सीन है। खैर आगे बता जी, निशान साहब फरमाइएगा प्लीज। सर बस मैं ये पूछ रहा था कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को जरा एक ब्रीफ कर देंगे सर। बता देते हैं सर। जी स्टैंडर्ड सर, डिडक्शन को थैंक यू कहते सर। हैं लक्ष्मण रेखा। हम लोग जी सर। हिंदी ज्यादा पढ़ते हैं, लक्ष्मण रेखा समझते हैं? नहीं सर। आप हिंदी ड्रामे नहीं देखते, हिंदी फिल्में देखते नहीं हैं आप। मैं नहीं बता सर। देता हूँ, इसे कहते हैं आपकी लिमिट। जी सर। लिमिट से मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कह रही है यूएस की कि जनाबे वाला, अगर आप इतनी इनकम कमाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने स्टेटस के ऊपर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप छड़े छाट हो तो 14,200 आपके स्टेटस की बेस के ऊपर मैं कह रहा हूं कि 14,200 तक आपको रिलैक्सेशन है, आप कमाइए और टैक्स रिटर्न भी ना फाइल कीजिए। तो राइट ये सर। जो रिलैक्सेशन दी गई है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेटस। ओके ओके सर, ये फिक्स अमाउंट ही होता है कि ये स्टेटस फिक्स होता वाइज है, हर चेंज साल होता चेंज होता है, है? हर बिल्कुल साल सर, चेंज होता है, इन्फ्लेशन से आयरिस चेंज करता है। राइट भाई सर, आपको गॉट इट। फुरकान के कोर्स के बाद किसी की जरूरत नहीं है, आयरिस की सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, मतलब पैसे नहीं होते वहाँ। पब्लिकेशन अभी ना पढ़ना शुरू कर देना, खुदा का वास्ता, दिमाग खुद भी खराब करोगे और क्लास में मेरा भी करोगे। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए इसके बाद पब्लिकेशंस को सब्सक्राइब कर लेना, डिफरेंट चीजों को सब्सक्राइब कर लेना, सब बता दूंगा, तो उस वक्त आराम से पढ़ते रहना जी। ठीक है जी, और कोई सवाल? थैंक यू सर। चले जी, थैंक यू अपना सर। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी।